अखिलेश के लिए दुआ मांग रहे हैं, लालू के लिए दुआ मांग रहे हैं, अपने लिए दुआ मांग लो भाई। दरअसल ये पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ हैं। हिंदुओं में संशोधन होता रहे, कुरान शरीफ तो पढ़ लेते भाई मेरे। पहले हिजाब होगा, क्यों होगा हिजाब? आप ऊँटों पे घूम रहे हैं, यानी कि यहाँ के मौलाना कुरान शरीफ के भी खिलाफ जाने को तैयार है। तो आमिर खान तक ने कहा था, याद है, अरे मोदी जी आ जाएंगे तो हम लोग देश छोड़ देंगे, कि नहीं हम तो अक़लियत हैं, हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो रोते रहो रोते रहो। तो मैं मुसलमान भाई बहनों से कहती हूँ, ना बेवकूफ़ बनिए, निकलिए इनके चक्करों से, देखिए कौन सी पार्टी आपका भला चाहती है। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता शाज़िया इल्मी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आदाब आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी। शाज़िया जी अक्सर टीवी डिबेट्स के चलते चर्चा में रहती हैं, बहुत दिल्ली में तो पॉपुलर भी हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा बहुत हो रही है। क्या रीज़न है? रीज़न उनका यूरोपीय संसद में दिया गया एक भाषण है। क्या भाषण था वो और क्या इवेंट था, कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, एक संस्था है पैट्रियट्स फॉर यूरोप। इसमें बाकायदा यूरोपियन पार्लियामेंट में EU के 140 MPs हैं, MEPs उनको बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो उन्होंने बुलाया था और वो जानना चाह रहे थे कि वहाँ का जो राइट विंग है, जो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स में यकीन करता है, और भारत का जो राइट विंग है वो क्या सोचता है। तो उसमें वो समानता ढूंढ रहे थे। तो इस संदर्भ में उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे लगता है बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे देश के बारे में जो जिस तरह से भी प्रचार होता है, ख़ासतौर से विदेश में, और एक तरह से समझिए कुछ वामपंथियों का जो एक दबदबा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं, स्ट्रैंगल होल्ड रहा है, शिकंजा रहा है, तो वो उसी को यकीन करते हैं। तो उन्हें बताने की ज़रूरत थी कि हमारा देश क्या है, सिर्फ संस्कृति के बारे में नहीं, कि हमारी सभ्यता के बारे में या हमारे सिविलाइजेशन के बारे में, लेकिन मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है, देश की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कैसा महसूस कर रही हैं, क्या है सच और क्या प्रोपेगेंडा है। ये दूध का दूध पानी का पानी करना ज़रूरी है। मैंने इसको अपना फ़र्ज़ समझा और इसीलिए मैंने ये स्पीच दी। बिल्कुल, आपकी स्पीच की स्टार्टिंग में ही आपने इंडिया को सिविलाइजेशनल अवेकनिंग के तौर पर डिफाइन किया। तो मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों को भी बताइए आपका क्या मतलब था उससे और कैसे आपने भारत को जो है इस तरह से पेश किया है। देखिए, भारत कोई एक सिर्फ मॉडर्न स्टेट नहीं है। भारत वाकई में एक प्राचीन सभ्यता है। इट्स एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। और आप देखिए कि अगर पढ़ेंगे आप तफसील से, और मैं तो हिस्ट्री की भी स्टूडेंट रही हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अपने आप में उसके परफेक्शंस आप देखिए, चाहे उसका स्टोरेज सिस्टम हो या फिर उसका सुएज सिस्टम हो या उसके जिस तरह से वो प्लानिंग उसकी थी, वो अद्भुत थी। और अब वही है कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो कुछ ना कुछ तो है। और ये सभ्यता क्योंकि पुरानी है, चली आ रही है, तो उस सभ्यता का असर, ये जो नया देश बना हमारा 47 में, उन दोनों के बीच में जो धागा जो जोड़ रहा है उसको, उस धागे का भी जिक्र करना चाहिए। और मुझे लगता है वो धागा एक वो हमारा एक जाप करने वाला वो एक माला है, और उस माला को हमें, उस माला के बारे में, उसके बीट्स के बारे में हमें सबको बताना चाहिए। वो जो माला है जो जोड़ती है उस सभ्यता को हमारे इस स्टेट से, उस तौर तरीक़ों से, आज के हमारे गवर्नेंस मॉडल से। तो मुझे लगता है उसका ताल्लुक़ बनाना और जारी रखना उसको, उस निरंतर रूप से, कंटिन्यूम जिसको कहते हैं, निरंतर रूप से जो चल रहा है कालचक्र, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम लोग इंडिपेंडेंट नेशन 1947 से अपने आप को नहीं देख सकते। बहुत कुछ है, देर बहुत पूरा एक बहुत विशाल एक सभ्यता है। बिल्कुल, अगर दर्शक भी वो भाषण सुनेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे जो यूरोपियन MPs थे वो भी जब शाज़िया जी वहाँ पर भाषण दे रही थी तो वो काफ़ी गौर से सुन रहे थे, काफ़ी हैरान थे, और बहुत सारे वहाँ पे फीमेल MPs भी थी जी। वो बहुत खुश थी और उनको यकीन नहीं हुआ कुछ बातों से जब उन्होंने सुनी, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही इम्प्रेशन था। तो एक ये कहा जाता है कि भाई महिलाएं जो हैं ख़ास तौर से उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। एक दूसरा यह था कि जब मुसलमान हैं उनके साथ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या मेरे देश में हो रहा है, कि मुसलमानों को पकड़ पकड़ के क्या कहा जाता है, किया जाता है, उनको दरकिनार किया जाता है, उनको कोई मौका नहीं मिलते। तो जब मैंने उनको आंकड़े पढ़ के सुनाए, उनको यकीन नहीं आया।
और मैंने ये भी बताया, और वो पूरी स्पीच अगर आप सुनेंगे वो मेरे यूट्यूब पर है, द शाजिया इल्मी के नाम पर, यूट्यूब में आप ढूंढ लेंगे। उसमें मैंने ये कहा है कि ये मुसलमानों की इतनी बुरी हालत अब तक सोशो इकोनॉमिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर इतनी गिरी हुई क्यों रही है। भाई भाजपा सरकार तो अभी 11 सालों तक में है, उससे पहले कुछ दिनों के लिए थी वाजपेयी जी की सरकार, लेकिन निरंतर रूप से यही सेक्युलर मुस्लिम हिमायती पार्टीज़ थी। उन्होंने क्या किया? और अगर मोदी जी की स्कीमों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों का हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि मोदी जी एक मुसलमानों और इस्लाम को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो तो उनके लिए था जो ज़्यादा हकदार हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हकदार कौन था? मुसलमान। तो जब ये चीज़ें मिली, ज़ाहिर है क्योंकि वो इतना पिछड़ा हुआ था। अब सवाल ये है कि इतना पिछड़ा क्यों था वो? इसका जवाब मुझे कांग्रेस पार्टी दे, इसका जवाब मुझे सपा दे, इसका जवाब मुझे आम आदमी पार्टी दे, इसका जवाब मुझे आरजेडी दे। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। इतना पिछड़ा क्यों था कि जब मौका मिला घर लेने का आवास योजना के तहत, या कुकिंग गैस लेने के लिए, या इज्जत घर शौचालय के लिए, सबसे ज़्यादा मुसलमान गरीब क्यों पाए गए, हकदार क्यों पाए गए? क्योंकि वो इस हालत में थे। इस हालत में क्यों थे, इसका जवाब दे तो मैं मानूं। बीजेपी पर ये आरोप लगता है कि हिंदू सेंट्रिक पार्टी है, और एज अ मुस्लिम वुमेन उस पार्टी के सदस्य होना, आप इस परसेप्शन को कैसे चैलेंज करती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस पार्टी ने, मैंने डेटा आपको दिया, जिस पार्टी ने 30 से 45% बेनिफिशरीज उसकी सरकारी स्कीमों के मुसलमान रहे हैं, तो मुसलमान विरोधी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी, आम आदमी पार्टी और वो सब पार्टियां जो मुसलमानों के हक में बोलती हैं, दरअसल वो मुसलमान विरोधी हैं। वो चाहती नहीं कि मुसलमान आगे बढ़े, वो चाहती नहीं कि मुसलमानों को स्कॉलरशिप्स मिले, वो चाहती नहीं कि उनका दिमाग मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाए, वो चाहती नहीं कि एक आम मुसलमान जो है पूरे इस मजहबी आइडेंटिटी से निकल कर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में उसकी पहचान हो, इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी के तौर पर, सोशल आइडेंटिटी। वो मुसलमान को बस उसी ढर्रे में रखे रहना चाहती हैं। तो मुझे लगता है एज अ मुस्लिम वुमन, और आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बात बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जहां मैं शाजिया इल्मी, जो एक मौलाना इसहाक इल्मी की बेटी हूँ, जो कानपुर चमनगंज की रहने वाली हूँ, जिसकी अम्मी ने, जिसकी खालाओं ने हमेशा बुर्का पहना है, मेरे जैसी मुसलमान लड़की जो लड़ झगड़ कर इतने जद्दोजहद के बाद यहाँ पहुँची है आपके स्टूडियो में, मेरे ऐसी महिला के लिए किस और पार्टी में जगह है जहाँ पे मैं हिजाब, ज़बरदस्ती के निकाह और जो मुसलमान बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी है उसकी बात कर सकूं? ऐसी कौन सी पार्टी मुझे इजाज़त देगी? ऐसे कौन से मौलाना हैं जो हर एक पार्टियों में पूरी तरह से, जिनका दबदबा चलता है, वोट बैंक बने हुए हैं, वो जो अलाउ करेंगे? अब आपको याद है शाहबानो केस? राजीव गांधी थे, कहने को तो बड़े मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आउटलुक के थे, लेकिन लगा वोट जा रहा है, मुल्ला नाराज़ हो रहा है, तो उन्होंने ऐसी बात की जो कुरान सम्मत भी नहीं थी। अब आप ट्रिपल तलाक का देखिए, इतने सालों से क्यों हो रहा है उसका ऑपोजिशन? एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, टूनीशिया में नहीं है, सूडान में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, कतर में नहीं है, आप उसको इंडिया में रखना चाह रहे हैं। यानी कि यहाँ के मौलाना कुरान शरीफ के भी खिलाफ जाने को तैयार हैं। मतलब ये किस तरह का इस्लाम आप करना चाह रहे हैं? बस कुछ मुसलमान मुल्लाओं को खुश रखना है, चाहे स्यापा हो औरों के लिए। बीजेपी पर ये आरोप भी लगता है कि रिफॉर्म्स के नाम पर कहीं ना कहीं धर्म में दखल दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबरान हैं, जिनका काम है कांग्रेस के लिए कभी वोट दिलवा देना, सपा का और कोई काम नहीं है, ना तो कुरान से वाकिफ़ है, नहीं तो कुरान शरीफ के खिलाफ बोलते नहीं, क्योंकि ट्रिपल तलाक तो कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है। तो अब कैसे वो कुरान के बारे में जानते हैं? जो ना कुरान मजीद के बारे में जानता हो, जिसे सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना के रखना है, जो चाहता है मेरा दबदबा रहे, मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो, अरे क्या फ़र्क पड़ता है? कुरान शरीफ में जो पहला लफ्ज़ है इकरा, गौर करना, पढ़ना, सोचना, उसी को आपने बंद कर दिया। आपने क्या बना दिया मुसलमानों को? दरअसल ये पार्टियां मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, और मुसलमान बच्चियों के लिए और औरतों के लिए मैं हमेशा खड़ी होंगी। मैंने देखा है उनको रोते हुए, सिसकते हुए, असहाय महसूस होते हुए जब मैं छोटी थी।
तो मैंने देखा है कैसे बेचारी हाथ जोड़ जोड़ कर मांगती थी भीख, शौहर ने छोड़ दिया है, 3-3 बच्चे हैं, घर आ रही थी। मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी, मैं बहुत छोटी थी, बेबी आपा थी एक, ज़ुबैदा खाला थी एक, बहुत सी थी और परेशान हाल रहती थी। कुछ कर दो, शौहर ने छोड़ दिया है, 4-4 बच्चे, उसकी एक और शादी हो गई। तो कोई तो बोलेगा ना। अब कहने को तो मुसलमान हिमायत, अच्छा आप मुझे बताइए, ये सारी पार्टियां अपने को कहते हैं मुसलमान हिमायती है ना, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ बदसलूकी, अरे बेचारा मुसलमान के साथ पिस रहा है। कुछ कुछ आलिम फाजल जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने जर्नलिज्म में कुछ किया नहीं है, सिर्फ मोदी की बुराई की है, इस वजह से बड़ी आलिम फाजिल हो गई हैं। स्कॉलरशिप्स भी उनको मिलती है विदेश में जाकर इसी काम के लिए। ज़िंदगी भर में एक स्टोरी ब्रेक नहीं की है, इन्वेस्टिगेटिव है कोई और, लेकिन जर्नलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी को गाली बकती हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि क्या मुसलमान औरत मुसलमान नहीं है? अगर मुसलमान औरत के फ़ायदे में कुछ हो रहा है तो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुसलमान आदमी और मुल्ला वोट देते हैं, मुसलमान औरत पीछे रह जाती है, तो उसकी कोई बात नहीं करेगा। अगर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के कानून को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद उन्होंने किया है, ये कानून को पारित कराया है जिससे मुसलमान महिलाओं का भला हो रहा है, तो उनको क्यों तकलीफ़ है? उनको क्यों तकलीफ़ है? क्या वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है? इससे तो साफ ज़ाहिर है कि मुसलमान औरतों के ख़िलाफ़ है। तो भाई वो वोट ले लें मुसलमान मर्दों का, हम मुसलमान औरतों के लिए काम करेंगे। मुसलमान औरतें वोट दे ना दें, खिदमत तो हो जाएगी, दुआ तो ज़रूर देंगी आप। मुसलमान जो है ना, मुसलमान महिला, बच्ची छोटी, एक कोई खाला या कोई दादी, वो दुआ ज़रूर देगी। अब वोट के लिए उसको कोई मजबूर करे ना करे, तो सिर्फ वोट पाना मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा नहीं खड़ा करना है। आपको क्या लगता है कि जो 11 सालों में काम हुआ, स्पेसिफिकली हम मुस्लिम्स के लिए देखें या वुमेन्स के लिए देखें, तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे स्कोप है और क्या काम किया जा सकता है जो अभी तक हुआ है, और क्या करने की देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बस देना चाहूँगी। 2014 से लेकर 2019 तक अगर आप देखेंगे तो 3.14 करोड़ माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। उनमें से 2.37, समझिए 2.5 करोड़ से कम सिर्फ मुसलमान हैं। आप ज़रा नंबर्स तो देखिए, ये यूपीए के नंबर से कहीं ज़्यादा हैं। तो इसमें तो सब चुप हो जाते हैं। यही जो आलिम फाजिल, जो कुछ औरतें भी हैं जो जर्नलिस्ट बनी हुई हैं फ़र्ज़ी वाड़ी की, उनसे पूछे जवाब है। जनधन योजना में क्या होता है आपको पता है? जनधन योजना, आप बैंक में आपके अकाउंट खुलते हैं, अकाउंट आपका खुलता है, पूरा एक इकॉनमी का आप हिस्सा बन जाते हैं। उसमें आपको पता है सारी तादाद में मुसलमानों की क्या परसेंटेज है? 42%। मुसलमानों की देश में क्या आबादी है? 14%। और 42% को जनधन योजना के तहत फ़ायदा मिला है, उनके कार्ड बने हैं बैंक में, उनको इनकी शिरकत हुई है। बैंक की दहलीज़ में वो मुसलमान आ पाया है। क्यों? अगर मुसलमान, यानी कि 14% मुसलमानों की इतनी बुरी हालत कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने और सपा ने कर रखी थी कि बेचारों को ये तक करके दिया नहीं। ये उनका जो बैंक की दहलीज़ में जा सकता है, जिसका अकाउंट खुल सकता है, और आप देखेंगे जनधन योजना के कितने अकाउंट में कितना पैसा है, आप यकीन नहीं करेंगे। तो और वही तरीका हो जाता है गरीबों तक पहुंचने का, क्योंकि जनधन योजना के तहत आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, इसमें मतलब ज़बरदस्त काम हुआ है। मोदी जी ने कहा था ना, हम चाहते हैं हर एक मुसलमान के हाथ में कुरान शरीफ हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन लाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे एग्ज़ाम, बड़े एग्ज़ाम, क्लरिकल एग्ज़ाम, हर एक उसमें वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप उनको, जो मुसलमान लीडर्स चाहते हैं कि भैया इसी में रहें, वो मदरसों में निकल ना पाए, फिर अपना हक मांगेंगे फिर वो डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। तो जाहिर है, और वो सब लोग थोड़ी ना ऐसे कि रहना चाहेंगे कि भाई हम सिर्फ वो बनना चाहते हैं इमाम या काजी। अब इमाम और काजी के अलावा उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो आर्मी में जा सकता है, वो पुलिस में जा सकता है, वो मेडिकल का एग्ज़ाम दे सकता है, वो इंजीनियरिंग का दे सकता है, वो बैंकिंग का दे सकता है। तो क्यों नहीं चाहते ही कांग्रेस पार्टी, क्यों नहीं चाहती है लालू प्रसाद यादव की पार्टी या अखिलेश की पार्टी कि मुसलमान इन जगह में भी जाए? क्यों इस तरह की वो दहशत पैदा कर रखी है? बस मोदी के ख़िलाफ़ बोलो और वोट लो। और मुसलमानों का भी हम क्या कहें, माशाल्लाह इसी बातों में लगे हुए हैं। ये नहीं सोच रहे हमारा फ़ायदा क्या है। अखिलेश के लिए दुआ मांग रहे हैं, लालू के लिए दुआ मांग रहे हैं, अपने लिए दुआ मांग लो भाई।
आपने अपने भाषण में ये भी ज़िक्र किया कि जो बीजेपी है या मोदी जी का जो विज़न है वो अपीसमेंट पे नहीं इक्वालिटी पे फोकस करता है। तो आम लोगों को ये कैसे समझाएंगे आप अपीसमेंट वर्सेस देखिए, अब इक्वालिटी? तक हुआ ये है हमारे देश में, और नेहरू जी के वक्त से चलता आ रहा है। नेहरू जी जिनका जो चुने भी नहीं गए थे पहले प्रधानमंत्री, सरदार पटेल जी को ज़्यादा प्रेसिडेंसी से वोट मिले थे, लेकिन बस महात्मा गांधी जी को बनाना था तो वो बन गए। तो खैर मैं आपको बताऊं कि आप यकीन नहीं करेंगे, तब से अब तक मुसलमानों को कुछ ना कहो, उनको फिट रख के रखो। हिंदू कोड बिल बना दो, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना, उनका कोडिफाई नहीं करना, उनका पर्सनल लॉ चलते रहे, हिंदुओं में संशोधन होता रहे, उनके कैसे शादी होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर लॉज आएंगे, डाउरी को बैन करेंगे, सती को अनबेलेबल करेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन मुसलमानों की बात में नहीं नहीं नहीं, इसी पर चार शादियां हों, हलाला हो, मसलन बच्चियों की पढ़ाई हो, इसमें चुप खामोश। क्यों क्यों? वही मैं आपसे पूछने वाला था। ये बातें बहुत लोगों को बुरी लग सकती हैं, आपको क्या लगता है भारत में इस्लाम धर्म में कैसी रूढ़िवादिता जो अभी चल रही है, जो नहीं होनी चाहिए, जिनको रिफॉर्म की ज़रूरत है? देखिए, आपको याद है हिजाब और पर्दे को लेकर इतनी बहस हुई, और बाकायदा जजेस ने कहा पढ़कर कि हिजाब और बुरखे का जिक्र ही नहीं है कुरान शरीफ में। जिलबाब एक चीज़ थी, उसको कहा जाता था, सीने पर औरतें पहनती थी, और उस ज़माने में ग़ुलाम भी होती थी औरतें। तो ग़ुलाम जो थी, स्लेव ज़माना था वैसा, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा जाता था कि बाकी औरतें इस तरह से कवर्ड हो। तो अब ये जो कर दिया कि हो और ये ज़रूरी है, पहले हिजाब फिर किताब। भैया, अगर आप कुरान शरीफ पढ़े होते तो आपको पता ही नहीं, पहले तो इकरा का जिक्र है, किताब का और तालीम का जिक्र है, हिजाब का तो जिक्र ही नहीं है भाई मेरे। तो कुरान शरीफ तो पढ़ लो भाई, फिर दुनिया भर की बातें करना। कुरान शरीफ भी पढ़ो और संविधान भी पढ़ो। अच्छा, आप बताइए मुझे, हर एक इंसान अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है। यहाँ पे मुझे कम आज़ादी मिल रही है, वहाँ ज़्यादा आज़ादी मिल रही है। अगर मुझे यहाँ पे कम रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं इस जगह पहुँचने के लिए, लेकिन इस जगह पे ज़्यादा रास्ते हैं, तो मैं उधर जाऊँगी। अगर संविधान हमें हर एक महिला को, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा रास्ते दे रहा है, ज़्यादा फ्रीडम दे रहा है, तो मैं उस रास्ते में जाना चाहूँगी ना। मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, अकल बड़ी है कि भैंस, तो साफ जाहिर है मेरे लिए। तो ऐसी बात जो ना कुरान सम्मत हो, ना संविधान सम्मत हो, लेकिन लादी जा रही है बस औरतों पर, और मुसलमान औरतों पर और बच्चों पर, तो उससे तो लड़ना पड़ेगा ना। कोई तो बोलेगा। सपा, अगर मैं समाजवादी पार्टी में होती, आपको लगता है मुझे इजाज़त होती है बोलने की? कोई बोलने देता मुझे? ट्रिपल तलाक पे तो सब के सब भैया तब तो लाठियाँ उठा के बैठे थे। अरे नहीं नहीं, कुरान शरीफ के साथ हस्तक्षेप है। ये जानते नहीं हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के मौलाना कि ट्रिपल तलाक तो है ही नहीं, तलाक बिद्दत कहते हैं। बिद्दत मतलब इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन जो कुरान शरीफ के नाजिल होने के कई साल बाद आया है। भाई कहाँ रह रहे हो? कुरान शरीफ तो पढ़ लेते भाई मेरे। भाई मुसलमान खलीफा बने हुए भाई, यहाँ पे ठेकेदार हैं हम, सब चलाएंगे। पहले हिजाब होगा। क्यों होगा हिजाब? आप ऊँटों पे घूम रहे हैं, इनसे पूछिए, इन मर्दों से जो कहते हैं ना औरतें ऐसी हैं, फिर उनको तो गाड़ी नहीं लेनी। उस वक्त तो कुरान शरीफ जब नाजिल हुई थी तो काश कहाँ थी? ये ऊँट पे आए चल कर हर जगह। आपके स्टूडियो में आते हैं ना बहुत सारे मौलाना, उनसे कहिए ऊँट पर आएँ, म्यूज़िक ना सुने तब तो कुछ नहीं। मोबाइल फ़ोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब ये कुरान शरीफ नाजिल हुई थी मोबाइल फ़ोन कहाँ था? उस समय तो आप करेंगे, पैंट शर्ट भी पहनेंगे, घूमेंगे भी, एरोप्लेन से भी जाएंगे। ऊँटों पे तो हमने देखा नहीं किसी को चलते हुए। पर इसमें जो है, जहाँ तक बात है औरतों की, हाँ ऐसे चलना पड़ेगा। क्यों क्यों? आपने अपने भाषण में कल्चरल डीकोलोनाइजेशन की भी बात की है। तो ये जो नाम बदलने की सियासत होती है, पुराने नाम मुगलों के नाम पर रखे गए रोड्स के नाम उन्हें बदल दिया जाता है, क्या उसमें ये भी शामिल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मतलब मुझे लगता है कि मुझे कहना बहुत ज़रूरी था, हम लोग कॉलोनाइज्ड हैं। और जब भी आप देखेंगे किसी मुल्क पर अगर इन्वेडर्स का या किसी और एम्पायर का दबदबा रहा है, जैसे बरतानिया ने किया, ब्रिटेन ने किया, तो आप देखेंगे कि उनकी सोच जो है, और हमारे यहाँ हैं ब्राउन साहिब हैं, अंग्रेज़ साहब तो चले गए, लाट साहब, अब यहाँ के लाट साहब रह गए। तो उनकी सोच को लादा गया हमारे ऊपर, तो हमें डीकोलोनाइज करना पड़ेगा। हम क्या हैं भाई? अपने को भूल जाओगे, अपनी सभ्यता को भूल जाओगे, अपनी धरती माँ को भूल जाओगे। अब देखिए गुरुकुल सिस्टम फिनलैंड में इस्तेमाल हो रहा है।
नहीं गुरुकुल सिस्टम ख़राब है, हर चीज़ वेस्ट से चाहिए हमें। वेस्ट परेशान है, वेस्ट ढूंढ रहा है, भारत की तरफ आ रहा है रूहानियत के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। वहाँ पे लोग ड्रग्स ले रहे हैं और बढ़ रहा है उसका कल्चर, परेशान है लोग। तो आप हर चीज़ को छोड़ देंगे? यू कांट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर ना। तो लेकिन उसमें नाम बदलने की सियासत वो देखिए नाम तो लगातार बदले गए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितने नाम बदले गए। तो अगर भाजपा कर रही है तो बहुत बुरा लगने लगता है आपको, लेकिन आप खुद सोचिए अगर कोई जालिम लीडर रहा हो या ऐसा कोई रहा हो जो जिसने बाकायदा ना सिर्फ आक्रमण किया हो लेकिन जलील किया हो यहाँ के लोगों को, उसके नाम पर होनी चाहिए कोई सड़क या कोई स्मारक। मुझे तो बहुत अजीब लगता है ये। लेकिन कंपैरिजन अगर हम देखें, आपने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया कि वो दौर अलग था, उस दौर को आप आज के दौर से कंपेयर करेंगे तो अब बॉम्बे देखिए, मुंबा देवी के नाम पर मुंबई हुआ, तो भाजपा ने तो नहीं कराया, लेकिन लोगों को लगा। हम क्यों बोले भैया कानपुर है, अब अंग्रेज आए कानपुर, भाई कानपुर नहीं है कानपुर है, बोल दो सही से। ठीक है, न्यू दिल्ली, दिल्ली है भाई दिल्ली। आपने अपने भाषण में स्टार्टिंग में ही आपने उसका ये चीज़ जिक्र किया कि इट्स मोदीज इंडिया। ये जो टर्म है, हमने अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, इतिहास में जाएं, नेहरूज इंडिया, इंदिराज इंडिया, मनमोहन इंडिया, अटल जीज इंडिया, ये टर्म्स इतनी तब यूज़ नहीं होती थी। आज मैं देखता हूँ कि ये टर्म बहुत ज़्यादा इस तरह की यूज़ होती है, मोदीज इंडिया। तो हमारा जो देश है वो हमेशा से लोकतंत्र, इसकी डाइवर्सिटी या इसकी सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो क्या एक व्यक्ति, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री है, उनसे इसको जोड़ना या उसकी आइडेंटिटी बनाना, क्या वो सही नहीं, है? मैंने भारत की और इंडिया की ये बात की है, लेकिन मैं मोदी जी के कार्यकाल की बात कर रही थी। तो मैं उस वक्त का भी कह सकती थी, एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी इंडिया। तो मेरा ये मतलब नहीं था। अब जाहिर है मोदी जी अपने को खुद प्रधान सेवक कहते हैं देश का, और एक सेवा भावना है। मैं सच में दिल से सन्यासी मन मानती हूँ मोदी जी को, आप यकीन नहीं करेंगे। और ये मेरा कुछ है, मैं बहुत, ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ, चाहे वो सूफीवाद हो या अद्वैतवाद हो, मैं बहुत पढ़ती हूँ उसके ऊपर, और मेरा मन बहुत खुश होता है। इन सब लोगों से मिलती हूँ, बहुत ब्लेसिंग्स है मुझे। सब जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जब मैं एंकर भी थी, पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, और दोस्ती भी बहुत हो जाती है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सन्यासी मन को पहचानती हूँ मैं बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है कि अगर मैं मोदीज इंडिया कह रही हूँ तो ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी का ही पूरा इंडिया है। मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी जब उसको लीड कर रहे हैं एज अ कंट्री, तब हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी खबरें आती है ना, ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मोदी जी का नाम आता है। तो जब ये अच्छी बातें हो रही हैं तो उसमें मोदी जी का नाम क्यों नहीं आया? आपसे प्रोपागेंडा के लिए, और वो भी झूठे प्रोपागेंडा के लिए मोदी जी कहते हैं, इतनी नफरत फैलाते हैं। तो मैं क्यों नहीं कहूँ जो अच्छी बातें हो रही हैं, इतने अच्छे वो भी तो मोदी जी के कार्यकाल में हुई हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी मोदीज इंडिया। मोदीज इंडिया डज स्टैंड फॉर गुड गवर्नेंस, एंड गुड गवर्नेंस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। और सोचिए मोदी जी को देखिए, आपकी जो बिल आ रहा है कि पीएम तक उसमें होगा, सीएम तक उसमें होगा, ये कितनी कमाल की बात है। कितने पीएम सोच सकते हैं ऐसा कि अगर 30 दिन से ज़्यादा की अरेस्ट हुई तो त्यागपत्र दो। और ये बात मैं अन्ना हज़ारे आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी के साथ चीख कर भीड़ में कहती थी, और वही आम आदमी पार्टी को हो क्या गया है। मतलब मैं क्या बोलूँ, अल्लाह ऊपर वाले कुछ उनको सद्बुद्धि दे भाई, क्या हो गया इस इंसान को कि वो उल्टा बोल रहे हैं। मैं क्या, मतलब इतना कोई झूठ बोल सकता है? मतलब पलटी मारना एक चीज़ होती है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। बीजेपी में आने का जो आपका फैसला था, इंसान सही जगह पे ले जाता है, ये कुछ थी मेरे पर ब्लेसिंग थी है, क्योंकि मैं तो रह नहीं पा आदर्शवाद की खुमार में, थोड़ी बेवकूफ़ बन गई, थोड़ी नहीं काफ़ी। अच्छा, मज़े की बात जो बताने वाली थी भूल गई जी, सुनिए। तो लोग कहते थे, मैं अपने टीवी करियर में उरूज में थी, मैंने छोड़ा। आम आदमी पार्टी जब पार्टी बन गई थी और बहुत कुछ हो सकता था, मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत सारी बातें पता चल गई थी जो आप लोग को अभी पता चली हैं, मुझे 10 साल पहले पता चल गई थी। तो मैंने छोड़ा। तो लोग कहते थे, अरे शाजिया जी, अगर आप होती तो अब मिनिस्टर होती, अगर आप होती तो अब ये होती। मैं कहती हूँ भैया खुश हो ना, अगर मैं होती तो जेल में होती। तो मैं बहुत अच्छा बाहर हवा की सांस ले रही हूँ। सलाखों में जाना नहीं था मुझे, और ना ही कोई भ्रष्टाचार करना था, क्योंकि ये पार्टी कट्टर बेईमान
गलीज़ पार्टी है जिसमें ना तो किसी के लिए कोई इज्जत है, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए और सबसे ख़राब जिस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, एक घाघ और मैं तो कहूँगी एक बदमाश पार्टी है। आपको क्यों लगता है कि हमेशा बीजेपी पर ही एंटी मुस्लिम होने के आरोप क्यों लगते हैं? ये क्या कुछ नेताओं के बयान जो वायरल होते हैं कभी-कभार, उनकी वजह से है या? अच्छा आप बताइए, जैसे कि कभी हामिद अंसारी कहते हैं और कभी मनमोहन सिंह कहते हैं और कभी कितने मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलनी चाहिए तो अब उस बेसिस पर आपको वोट मिलते रहे। अब भाजपा जो है बात कर रही कि भाई हिंदू को हिंदू, अपने को स्वाभिमान के साथ हिंदू कहने का हक है, उसकी बात क्यों नहीं हो भाई? बराबर के तो सब हैं। तो अब इनको ही थ्रेटेंड होते हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए कि हमारे वोट बैंक उसमें पड़े, तो जानबूझ के भाजपा को मुसलमान विरोधी दिखाते हैं। मुसलमान विरोधी दिखाएंगे तो मुसलमान उनको वोट देगा। और मुसलमान पर भी क्या एक पट्टी पड़ा दी है, मुगली घुट्टी 555, देखो बीजेपी ये कर देगी। लोग ने तो कहा था, आमिर खान तक ने कहा था, याद है, अरे मोदी जी आ जाएंगे तो हम लोग देश छोड़ देंगे। मोदी जी आ भी गए, 11 साल भी हो गए, मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हुआ है और नुकसान कहीं किसी का नहीं हुआ है। और एक भी बता दे, एक एग्ज़ाम्पल, कोई सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, लेखपाल हो, जिसने धर्म के आधार पर मोदी जी के कार्यकाल में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की हो, एक एग्जाम्पल दिखा दे कोई, मैं अपनी हार मान लूँगी। कोई दे दे। ये बयान आपका सोशल मीडिया पे वायरल हो सकता है क्योंकि लोग जो हैं, कीजिए वायरल, बताइए असलियत, आप सब लोग सुनिए इस बयान को और वायरल कीजिए, ज़रूरी है ये। आपके भाषण पे दोबारा आते हैं, या आप कुछ बोल रही थी? नहीं आपके भाषण में दोबारा आते हैं। आपने उसमें रेडिकल इस्लाम और पाकिस्तान का इसमें रोल और जो विदेशी एनजीओज हैं उनका दखल, देखिए 2 सवाल हैं और दोनों बहुत ज़रूरी सवाल हैं। पहला सवाल रेडिकल इस्लाम, तो मैंने कहा मैं ऑथेंटिकली इंडियन हूँ, यानी कि दिल से मैं भारतीय हूँ। अनअपोलोजेटिकली मैं मुस्लिम हूँ, यानी बिना किसी शर्म के, बिना किसी गुरेज के, ताल ठोक के मैं मुसलमान हूँ और मैं एक मुस्लिम भारतीय नागरिक हूँ। तो मुझे कोई विरोधाभास नज़र नहीं आता। वो क्यों? देखिए, मुसलमान होना एक है, इस्लामिस्ट होना अलग है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ मुस्लिम एंड इस्लामिस्ट। अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, आपके माँ बाप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। मेरे तो पिता मौलाना थे बाय द वे, तो ज़ाहिर है मुसलमान होंगी। लेकिन जब आप बात करते हैं इस्लामिस्ट की, तो आप इस्लाम थोपने के लिए कि मतलब मैं तो मुसलमान हूँ लेकिन ये मुसलमान क्यों नहीं है, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, और मैं मुसलमान हूँ तो मेरा इस्लाम सबसे आगे है, ये सब बेकार है। आपको सबकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। मेरे लिए, जो अगर आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम दोनों जो हैं ऊपर वाले के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हम सब। जो मुझ में है वो तुझ में भी, ये हमें मानना पड़ेगा। एक तत्व है, एक एलिमेंट है जो हमको और आपको जोड़ता है। तो मैं अपने को अलग कर दूं और ऊपर बढ़ा दूं, ये बहुत गलत है। ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं आएगा, ये जो सोच है। तो आई डू नॉट एग्री विद दिस एट ऑल। आपको क्या लगता है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो भरोसा है आपस में, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी है ही नहीं। आप बताइए, मैं मुसलमान हूँ तो मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी बन गई, आप हिंदू तो मेजॉरिटी बन गए। मैं जब भारत की सिटीज़न हूँ और जब कोई भेदभाव नहीं है तो मैं अपने को कम क्यों बनाऊँ? भाई मैं इक्वल टू रहना चाहती हूँ ना, मैं लेस देन क्यों बनूँ? मैं माइनॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो बराबर की हकदार हूँ। माइनॉरिटी में अकलियत क्यों कर रखा भैया आपने? अल्पसंख्यक हूँ मैं, अकलियत हूँ क्यों हूँ? मैं खुद मैं हूँ, मेरी इंडिविजुअलिटी है, मेरा काम है। मैं बताऊँ, मैं ICSE ISC में टॉपर रही हूँ। मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी। मैंने जामिया किया, मैं उसमें टॉपर थी। मेरा काम सब जानते हैं, मैं फ़र्स्ट क्लास मेरा काम रहा है, मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो दुनिया की कौन ताकत, किसने मेरी अपॉर्चुनिटी छीनी मुझसे इस देश में? नहीं, हम लोग अकलियत है। तो क्यों अकलियत बन के रखे हो तुमको? अब मैं मुसलमान भी हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, सारे नागरिक बराबर हैं। और लड़ना, फसाद की जड़ ढूंढनी तो फसाद की जोड़ो। अरे हम मुसलमान हैं, हम विक्टिम से, हमारे साथ ऐसा हो रहा है।
तो ये क्यों सोच रहे हो? हम मुसलमान हैं, हम बराबर के हकदार हैं, साझेदार हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीमों में फ़ायदा उठाएंगे। हम बात करेंगे सिर्फ मज़हब की नहीं, हम बात करेंगे फिनटेक की, हम बात करेंगे स्टार्टअप की, हम बात करेंगे तालीम की, हम बात करेंगे रोज़गार की। हम आगे बढ़ेंगे। हम 10th से 12th करेंगे, 12वीं से हम बीए करेंगे, बीए से हम एमए करेंगे। हक ढूंढेंगे अपना, हमारा देश हमें देगा, हमारे देश का संविधान देगा, हमारे देश की सरकार देगी। तो ये क्या लगा, ऐसे सोचना चाहिए। मैं चाहती हूँ हर एक मुसलमान ऐसा सोचे कि नहीं, हम तो अक़लियत हैं, हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और रोते रहो। कुछ जर्नलिस्ट भी उनको आग दे देते हैं, उस अंगारी को, बस उससे बेचारे हो जाते हैं। देखिए हमारे साथ ये हो रहा है। मुझे इतना गुस्सा आता है सोच से। क्यों आप ऐसे रहना चाहते हैं? हक से रहिए, आपका मुल्क है। और ये जो घुसपैठियों को लगा रखा है, आपने देखा कितने इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ हैं। इंडिया फॉर इंडियंस, अब चाहे वो रोहिंग्या हो या फिर नेपाली हो या फिर बांग्लादेशी हो। मेरा कहना है कि देशवासी ही देश के लिए वोट देंगे ना। इंडियन इलेक्शंस मीन्स फॉर इंडियंस। तो आप मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है कुछ। इंडियन मुसलमान सेफ है। ये जो बाहर का मुसलमान है या कुछ भी है, वो उसको नहीं वोट देना चाहिए हमारे इलेक्शन में, ये हम लोग कह रहे हैं। मतलब इसमें क्या बात हो गई? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेच लगाए, इलेक्शन जीत सकते नहीं। ये जो मुस्लिम कंसोलिडेशन ही करते रहते हैं बेचारे, वोट जिहाद करो। अच्छा, सलमान खुर्शीद का जो प्रेस वो था ना, एक भाषण, उनकी भतीजी या कोई बोल रही थी। अच्छा, तो सारे मुसलमान बेचारे गरीब वो वोट जिहाद करें, और आप क्या करें? आप जाएं ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए, आपके घर के लोग इंग्लिश स्कूलों में जाएं अच्छे, और बेचारा जो गरीब मुसलमान है वो वोट जिहाद करे। क्या उल्लू बना रहे हैं आप? हद है बेवकूफ़ बनाने की भी। तो मैं मुसलमान भाई बहनों से कहती हूँ, ना बेवकूफ़ बनिए, निकलिए इनके चक्करों से। देखिए कौन सी पार्टी आपका भला चाहती है, किसके कार्यकाल में अच्छा गवर्नेंस है, आपको आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको पैसा मिल रहा है, जो बिचौलिए हट गए, मिडिलमैन, जहाँ पे यूपीआई के ज़रिए आपका सारा काम हो जाता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा सहूलियत है, जहाँ पे बिजली की पूरी व्यवस्था है, जहाँ पे सड़कें बन रही हैं, ज़्यादा स्कूल बन रहे हैं। ये तो सोचिए आप, ये इसी से तो आपका फ़ायदा है। अच्छी सड़कें होंगी, आपका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बड़ी बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और ऑफिसेज़ खुलेंगे, आपका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा। ज़्यादा स्कूल होंगे, आपका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा। इसमें हिंदू मुस्लिम कौन होता है? क्या बिजली हिंदू मुस्लिम होती है? सड़कें हिंदू मुस्लिम होती हैं? अस्पताल हिंदू मुस्लिम होते हैं? एम्स हिंदू मुस्लिम होता है? नहीं होता। आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरा में, पीएम मोदी के एरा में, आप इंडिया को कुछ ही शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसा इंडिया है? इंडिया मेरा देश जो भारत है, मुझे लगता है पूरी तरह से अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है नई ऊंचाइयों की तरफ। और हर एक भारतीय का जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह से दमखम भारत अभी दिखा रहा है पूरी दुनिया में, उसका परचम हर जगह लहरा रहा है। मैं अलग अलग जाती हूँ और मैं देखती हूँ जो इज़्ज़त हमें मिलती है वो कुछ और ही है। तो मेरा भारत जो है सिर्फ़ और सिर्फ और ऊंची ऊंचाइयों तक जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, योग्य है, और वो करके रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया जी, आपने अपना समय दिया और अपनी बातें यहाँ रखी दर्शकों के सामने। आपके लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको शाजिया जी की कोई बात खटकी, कोई पसंद नहीं आई या कुछ अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप TV9 भारतवर्ष देखते रहिए। लेकिन मेरा दिल को समझिए, मेरी नीयत को समझिए, सिर्फ पॉलिटिक्स ना देखिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।